दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए। उत्तरी हिमालय की सबसे पुरानी और दुर्गम पर्वत शिलाओं और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गहरी घाटी में देवग्राम नामक गांव छिपा हुआ था। ये गांव केवल अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ अच्छाई और बुराई को मापने का काम केवल धर्म या नैतिकता नहीं करती थी, बल्कि बर्फ और खून के एक पुराने मिथक पर टिका था। साल का सबसे बड़ा त्योहार, जिसे क्रिसमस कहते हैं, सर्दी के चरम पर आता था। ये वह समय था जब सेंटा क्लॉज, लंबी सफेद दाढ़ी वाले दयालु देवदूत, अपने खच्चरों पर सवार होकर आते थे। उनकी पीठ पर बच्चों की प्रार्थनाओं और छोटे मोटे उपहारों से भरी पोटलियां लदी होती थी। वह रोशनी और आशा का प्रतीक थे। लेकिन देवग्राम में एक दूसरा ज्यादा ताकतवर त्योहार भी मनाया जाता था, दंड रात्रि। क्रिसमस के ठीक एक रात पहले पड़ती थी। यह वह रात थी जब बर्फ सबसे ज्यादा गहरी होती थी, जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता था और जब गांव की हर दहलीज पर आतंक का साया पड़ता था। यह रात थी दंड राक्षस की, जिसे बाहरी दुनिया कैपस के नाम से जानती थी। स्थानीय कथाओं के अनुसार कैपस को पहाड़ों की क्रूर आत्माओं ने सेंटा क्लॉज के सेवक के रूप में नहीं, बल्कि उनके अंधेरे पूरक के रूप में भेजा था। सेंटा क्लॉज इनाम देते थे, लेकिन कैपस सजा देता था। कैपस का हुलिया इतना विस्तृत था कि हर बच्चा उसे आंख बंद करके भी खींच सकता था। शरीर भैंस जैसी काली गठीली खाल से ढका हुआ, सिर पर दो विशाल मुड़े हुए पहाड़ी बकरी के सींग जो माथे से बाहर निकलते थे, गहरे गड्ढों में जलते हुए कोयले की दो लाल आंखें, लंबे खुरदुरे पंजे जो बच्चों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें घसीटने के लिए बने थे। एक हाथ में जंग लगी लोहे की जंजीर जो क्रूर बच्चों को बांधने के लिए थी, और दूसरे में झाड़ियों का गट्ठर जिसे वे मार शाखा कहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि कैपस उन बच्चों को ले जाता था जिनकी शरारतें मजाक की सीमा से लांघकर क्रूरता में बदल जाती थीं। वह उन्हें अपनी पीठ पर तंगी हुई टोकरी में भर लेता था और वापस बर्फीले पाताल में ले जाता था। देवग्राम में इस साल का सबसे बड़ा क्रूर उम्मीदवार था 10 साल का आर्यन। आर्यन दुष्ट नहीं था, लेकिन वह आत्म केंद्रित, उद्दंड और बेपरवाह था। उसकी शरारतें पिछले कुछ महीनों से मजाक से हटकर दूसरों को गंभीर नुकसान पहुंचाने लगी थीं। आर्यन का एक प्रतिद्वंदी था विजय, जो उससे 2 साल बड़ा था। विजय पढ़ा लिखा और शहरी दुनिया के करीब था। वह क्रैम्प्स की कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसता था। क्रैम्पस, ये सब एक पाखंड है। तुम्हारी दादी पार्वती कहानियां सुनाकर तुम्हें डराती हैं ताकि तुम अपना काम करो और उसे सींगों वाले राक्षस से डर जाओ। दादी पार्वती गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग थी और उनकी चेतावनी सबसे ज्यादा मानी जाती थी। उन्होंने आर्यन को बार बार समझाया था, बुराई का पहला कदम दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं, दूसरों को दुख पहुंचाने का आनंद लेना होता है। एक बार जब तुम उस लकीर को पार कर लेते हो तो दंड में तुम्हें क्रैम्पस की आहट साफ सुनाई देती है। वो तुम्हारे डर की आवाज है। अगर दम है तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें लगे कि तुम सचमुच खतरे में हो। एकदम खुली चुनौती, देखना कोई राक्षस नहीं आएगा। आर्यन ने 1 सप्ताह तक छोटी मोटी शरारतें की। कुत्तों को डराना, बच्चों से मिठाई छीनना
लेकिन विजय को चुनौती देने वाला बड़ा काम उसे क्रिसमस की तैयारी के दौरान मिला। गांव के छोर पर श्रीमती दयाल की झोपड़ी थी। वह गांव के सबसे गरीब, सबसे अकेली महिला थी। उनकी कमाई बस सूखी जड़ी बूटियां बेचने तक ही सीमित थी। इस साल उन्होंने बड़ी मेहनत से 3 चीजें जुटाई थी। सर्दी की सबसे ठंडी रातों के लिए देवदार की लकड़ियों का ढेर, क्रिसमस के लिए एक छोटा सा कीमती घी का डिब्बा, अगले सप्ताह के लिए उनके भोजन के लिए सूखे मकई के दाने। ये सब मिलाकर उनका पूरा जीवन निर्वाह था। एक रात जब दयाल गांव के बीचों बीच में थी, आर्यन ने अपना सबसे भयानक काम किया। विजय के साथ शर्त की वजह से उसने चुपके से उनकी झोपड़ी में घुसकर सारा सामान चुरा लिया। वह सामान हल्का नहीं था, इसलिए उसने उसे गांव के बाहर टूटी हुई चरनी के पीछे फेंक दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? आर्यन को खुद नहीं पता था उसने ऐसा क्यों किया। मजाक तो दूर की बात थी, उसे अब कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। शाम को जब श्रीमती दयाल ने देखा कि उनका सब कुछ चला गया है तो वो रोने लगी, और उनका रोना इतना पीड़ादायक था कि पूरे गांव ने उसे सुना। दादी पार्वती ने आर्यन को देखा। वो चरनी के पास से ही आ रहा था। उसके कपड़ों पर सूखी मकई के भूसे के निशान था। तुमने दयाल जी को नुकसान पहुंचाया आर्यन, अब ये मजाक नहीं रहा, ये पाप है। मैंने नहीं किया दादी। झूठ। दादी माँ ने उसे एक जली हुई लकड़ी दिखाई। ये मां शाखा का टुकड़ा है जो मुझे चुरनी के पास मिला। दंड राक्षस तुम्हारे करीब आ गया है। अगली शाम सांता क्लॉज गांव में आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अच्छी कहानियां सुनाई और सबसे अच्छे बच्चों को उपहार दिया। उन्होंने आर्यन को देखा पर न कुछ कहा न कुछ दिया। रात गहराई हवा में गंध थी, गीली खाल और सल्फर की। फिर आया वो क्षण, लोहे की जंजीर की आवाज जैसे जमीन के भीतर से उठ रही हो। आर्यन ने खिड़की से झांका और देखा, काली आकृति, बकरी के सींग, अंगारों जैसी आंखें और बर्फ पर चिंगारियां छोड़ते हुए। कैंपस आ गया था। वो दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। आर्यन जोर से चीखा। आर्यन की आवाज पहाड़ों जितनी गहरी थी। पीछे जंजीरों की खनक बढ़ती गई। वो चरनी तक पहुंचा जहां चोरी का सामान था। कैंपस सामने खड़ा था। आर्यन, क्या तू अपनी चोरी को वापस करने आया है? हाँ, मैं माफी मांगता हूँ। मैं क्रूर नहीं बनना चाहता। माफी मेरे पास नहीं मिलती, माफी उसके पास मिलती है जिसे तूने दुख दिया। कैंपस ने जली हुई छड़ी निकाली। ये तेरे दंड की छड़ी है। अब तूने चोरी की है, तू सुधर सकता है। आर्यन, कल सुबह इसे ले जा और दयाल से माफी मांग। और फिर जंजीरों की गूंज के साथ वो बर्फीले तूफान में गायब हो गया। सुबह हुई। गांव भयभीत था। आर्यन कांपते हुए श्रीमती दयाल के घर पहुंचा। उसने सब कुछ लौटा दिया। ये मेरे दंड की निशानी है। ये तेरे दंड की नहीं, तेरे सबक की निशानी है। आर्यन बदल गया। वो दयालु, विनम्र और सहायक बन गया। हर साल क्रिसमस के पहले वो अंगार शाखा निकालता और उसे देखता। एक याद की क्रूरता डर से नहीं बल्कि पछतावे से मिटती है। और जब गांव के बच्चे शरारत करते हैं तो उनके माता पिता बस यही कहते हैं, याद रखना, आर्यन के पास अब भी अंगार शाखा है।